नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को लेकर लेखपाल यूपी ट्रिपल सी लेखपाल के लिए। तो दोस्तों यहां पर मैंने अपने चैनल पर एग्जाम फर्स्ट चैनल पर प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5 तक मैंने पूरे 100 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है उसको अपलोड कर दिया है। यहाँ तक कि मैंने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5 तक का एक कंबाइंड वीडियो भी इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसमें मास्टर वीडियो सीरीज़ के नाम से अपलोड कर दिया है। तो जिन भी साथियों को दिक्कत होती है कि सिंगल प्रैक्टिस सेट को खोज नहीं पाते हैं, तो वह सभी लोग क्या करें कि एक साथ 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट को देख लेंगे। तो हम यहाँ पर आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से शुरुआत करेंगे और दोस्तों पूरे सभी 100 प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पर अपने पहले प्रश्न से। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल प्रैक्टिस सेट 6 का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आइए पहला प्रश्न हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। यह बताना है आपको कि कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और उपनिषद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उपनिषद जो है वह ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। उपनिषद जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी। उपनिषद जो है हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है और ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न अंग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। देवराय प्रथम, राम राय, कृष्णदेव राय और सदाशिव राय। तो दोस्तों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्पी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कि दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह क्या होगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर व बुक्का, आप याद रखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। किस ईयर किया था दोस्तों? 1336 ईस्वी में। वर्तमान में विजयनगर का नाम हम्पी यानी कि हस्तिनावती है और विजयनगर साम्राज्य में निम्न वंशों ने शासन किया, यानी कि पहला जो था विजयनगर का वह संगम वंश था। दोस्तों आप याद रखेंगे, साथ में नोट भी बनाते चलेंगे। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में यह जो है 4 वंश शासन किए, जिसमें पहला जो था संगम वंश, दूसरा सालु वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा अराविडु वंश। प्रश्न नंबर 3 हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम और नानावटी अधिनियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को हम जो है शारदा एक्ट यानी कि शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं पूरा इसके बारे में कि शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई, जिसमें बाद में संशोधन के जरिए लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से लागू हुआ और इन्हीं के नाम पर इसे शारदा एक्ट कहा जाता है। तो आप सभी साथी याद रखेंगे कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। यह बताना है दोस्तों कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना बताना है। तो एक फैक्ट तो आपका यहीं पर याद हो गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो यह जो है 1828 में, और किसके द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन और स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्पी यानी कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया, जैसे सबसे जो प्रमुख था उसमें सती प्रथा था। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था, और जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। तो इस फैक्ट को भी दोस्तों आप याद रखेंगे, क्योंकि आर्य समाज से प्रश्न जरूर ही परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में किया था। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5 पर कि लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था।
बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन और सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो दोस्तों जब भी प्रश्न में नकारात्मक चीज़ें पूछी जाती है तब आपको एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इस प्रश्न का जो साथियों राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, यह जो है लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन के पीछे मकसद नहीं था। आइए पूरा व्याख्या हम यहाँ पर देखेंगे कि सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना बंगाल विभाजन का एक मकसद नहीं था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण जनता को बताया कि जरूरी प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन करना पड़ा, परंतु उसका मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था ताकि अंग्रेज बांटो और शासन करो की नीति में सफल हो सके। तो यह मकसद नहीं था बल्कि एक बहाना था कि लोगों को इससे गुमराह किया जा सके कि हम जो है सरकार के प्रशासनिक भार को कम करना चाहते हैं, परंतु उसका असली मकसद था बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति करना और ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, यह जो है उसका असली मकसद था। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर यह बताना कि संघवाद किस देश से लिया गया है, यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और इटली से। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि कनाडा देश से संघवाद लिया गया है। यहाँ पर हम बहुत सारे फैक्ट्स को देखेंगे तो आप सभी साथी नोट्स में अपने लिखेंगे कि भारतीय संविधान में संघवाद की अवधारणा कनाडा से लिया गया है और भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए उपबंध को आइए हम यहाँ पर देखते हैं। यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से दोस्तों मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायालयिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पदों से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों बात आती है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना, मूल अधिकार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जो है इस प्रश्न का आप सभी भी उत्तर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में दोस्तों माना गया है। तो क्यों माना गया है और देखिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि कई लोगों के अनुसार अलग अलग चीज़ों को संविधान की आत्मा माना गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, कुंजी और सार माना जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। और संविधान सभा के इस सदस्य ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आप यह कह सकते हैं कि ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। तो ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा किसको माना है? प्रस्तावना को। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 8 हम देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है। गांव के सभी सदस्य, गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य और पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जो है वो ग्राम सभा के भी सदस्य होते हैं। ग्राम सभा को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 बी, आप याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 243 का बी क्लॉज, तो बी के तहत परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा के सदस्य वे होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। तो वह सभी जो है ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह। तो दोस्तों आपको बताना है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है, आप सभी मित्र जो है इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों जो लाल ग्रह है वह मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। अब देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से कि सौरमंडल में मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा है।
आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी से देखने पर इसकी छवि लाल दिखती है। तो दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मंगल ग्रह का लाल दिखने का क्या कारण है, तो वहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और इसके 2 ग्रह उपग्रह हैं दोस्तों, फोबोस और डिमोस। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि मंगल के 2 उपग्रह कौन से हैं, तो फोबोस और दूसरा डिमोस है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। तो दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा गया है कई बार कि निक्स ओलंपिया किस ग्रह का पर्वत है, तो मंगल ग्रह पर जो है निक्स ओलंपिया पर्वत है, और जो एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। तो दोस्तों आप इस फैक्ट्स को याद रखेंगे। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न 10 के तरफ कि खाली स्थान यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं, रिड्स, रेंज, क्रेटर और डंस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि जो निर्मित लंबवत घाटियां हैं कौन कौन सी प्लेटों से, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव से। तो उस निर्मित लंबवत घाटी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डंस कहते हैं। डंस यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेटों के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। तो आप इस प्रश्न को जो है अच्छे से याद रखेंगे। आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु और पोषण स्तरों की कम संख्या। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी, यानी कि पोषण स्तरों की कम संख्या जो है बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, मध्य व्यवधान और पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता इत्यादि कारक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी हैं। पोषण स्तरों में कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे जैव विविधता में कमी आती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप 22 मई की डेट याद रखेंगे कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 हम यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक निम्नकरणीय यानी कि डिग्रेडेबल प्रदूषक है। डिग्रेडेबल प्रदूषक आपको बताना है, यानी कि निम्नकरणीय प्रदूषक पारद, पॉलिश धातुएं, घरेलू वाहित मल, इस्पात और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि घरेलू वाहित मल जो है यह डिग्रेडेबल प्रदूषक है। प्रश्नगत विकल्पों में से घरेलू यानी कि वाहित मल सीवेज एक निम्नकरणीय यानी कि डिग्रेडेबल प्रदूषक है। निम्नकरणीय प्रदूषक प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा कम हानिकारक साधारण अणुओं में टूट जाते हैं और इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न नंबर 13 हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बॉर्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या हैं। तो आपको बताना है कि ये जो नाम लिखे हैं ये एक्चुअल में हैं क्या। पक्षी हैं, प्राइमेट हैं, सरीसृप हैं, उभयचर हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि यह सभी जो है पक्षी हैं। भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बॉर्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट पक्षियों की प्रजातियां हैं जो IUCN की कम चिंताजनक सूची में शामिल हैं। तो यह सभी जो है दोस्तों यह पक्षियों के प्रकार हैं। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न 14 की तरफ कि विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न क्योटो प्रोटोकॉल, और शायद ही यूपी की कोई परीक्षा हो जिसमें इस प्रोटोकॉल से कोई प्रश्न न पूछा जाता हो। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि उनको आपको हर हाल में याद करने ही हैं, और चाहे पेपर का स्तर कैसा भी हो उन टॉपिक से प्रश्न पूछे जरूर ही जाएंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, गंभीर सागर तेल और खनिज अन्वेषण से, स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, किसी प्राकृतिक आपदा से मानव जीवन को बचाने के लिए सामान्य खाद्य भंडार बनाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वह स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इससे स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से।
अब आइए क्योटो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जापान का क्योटो शहर, कहाँ का, जापान का क्योटो शहर 11 दिसंबर 1997 को हुए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह प्रोटोकॉल स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो कब दोस्तों, 11 दिसंबर 1997, आपको याद रखना है 11 दिसंबर 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 15 हम यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देश की बात हो गई तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी, यानी कि मात्र एक देश जो नेपाल है वह उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कौन सा देश दोस्तों, नेपाल। अब दोस्तों प्रश्न जो है कि यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, आइए इसमें ट्विस्ट भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं, राज्य तो एक है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन उस राज्य के 7 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर इस क्रम में है। तो दोस्तों आपको यह जो है क्रम भी याद रखना है और 7 जिले आपको तो याद रखने हैं कि उत्तर प्रदेश के 7 कौन से जिले जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो पहला आप इसको 7 से 8 बार रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। बरेली, बदायूं, उन्नाव और बाराबंकी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, उन्नाव में। कहाँ पर दोस्तों, उन्नाव जिला में आपका जो है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य स्थित है। अब आइए कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देखेंगे कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है और जिसका 2015 में दोस्तों नाम बदल दिया गया। अब उसका नाम क्या हो गया है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य, और यह अभयारण्य 224.6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आप दोस्तों यह फैक्ट याद रखेंगे कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य किसका नाम है, तो अब नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नया नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 17 हम यहाँ पर देख लेते हैं कि DPI का मतलब क्या है। डेटा पर इंच, डेटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, डॉट्स पर इंच और डुप्लीकेट फोटो इंटरफेस। तो दोस्तों DPI का जो फुल फॉर्म है वह डॉट्स पर इंच होता है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी जो है वह सही उत्तर है। अब दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है उसको क्या कहा जाता है। सर्विसवेयर, सिस्टमवेयर, शेयरवेयर और सबवेयर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि उसको जो है शेयरवेयर कहा जाता है। क्या, शेयरवेयर। शेयरवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिससे उपयोगकर्ता सीमित समय के लिए निःशुल्क प्रयोग कर सकते हैं। उपयोगकर्ता अपने सहकर्मियों के साथ इस सॉफ्टवेयर की प्रतियां भी साझा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 हम यहाँ देख लेते हैं कि निम्न कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि गरीब का मित्र जो है वह आलू को कहा जाता है। आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। यह एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है और यह फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। सोनभद्र, मेरठ, वाराणसी और भदोही। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि कालीन नगरी भदोही को कहा जाता है। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, UPSIDA का फुल फॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, यानी कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों राइट मिलान होगा आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सोनभद्र में क्या पाया जाता है, तो सोनभद्र में साथियों यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में यानी प्रयागराज अब मूल नाम है इसका दोस्तों, तो इलाहाबाद में जो है वह सीसा बालू,
ललितपुर दोस्तों जो है वो तांबा के लिए फेमस है। और मिर्ज़ापुर में साथियों यहाँ पर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले जो है वो पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विकल्प होगा वो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प डी यानी कि 4 2 1 3 जो है वो सही मिलान है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित किस स्थान में अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि शंखसिया में। आइए व्याख्या देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित शंखसिया जो फर्रुखाबाद में है, में अपनी माँ को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ स्वर्ग से यहीं अवतीर्ण हुए थे। कहाँ पर दोस्तों? शंखसिया में। और यह कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में। शंखसिया कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में। प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर, बाबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प है यानी कि प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरदास जो है वह अकबर के समकालीन थे। प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरदास 1480 से 1573 तक एक महान आध्यात्मिक संत, कवि और शास्त्रीय संगीतकार थे। ये मुगल बादशाह अकबर जो 1556 से 1605 के मध्य था उसी के समकालीन थे। और इनका जन्म 1480 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। और ये निम्बार्क मती के सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन? स्वामी हरिदास। आइए अगला प्रश्न हम देखेंगे कि प्रश्न नंबर 25 कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा दोस्तों बताना है कि किस स्थान पर है। तो यह जो है फैजाबाद में अवस्थित है, जिसका अब नया नाम अयोध्या हो गया है। यह बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद यानी कि अयोध्या में स्थित है। कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। लगभग हर 12 वर्षों में किन 4 तीर्थ यात्रा की जगहों पर जो है किसके नदी के तट पर मनाया जाता है? यानी प्रश्न के पूछने का मतलब यह है कि कुंभ मेला पूरे भारत में किन 4 जगहों पर लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मित्रों वह विकल्प है यानी कि कुंभ का मेला जो है वह 4 जगह प्रसिद्ध है, यानी कि प्रयागराज, गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन में लगता है, और यहाँ पर क्षिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार में दोस्तों गंगा नदी के तट पर, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष पर जो है वह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ से आप यह प्रश्न भी याद रखेंगे कि उज्जैन में कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी के तट पर, और हरिद्वार में माँ गंगा नदी के तट पर, और नासिक में गोदावरी जी के जो है तट पर यह जो है कुंभ का मेला लगता है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सितार और सुरबहार के इमदाद खनी घराने के लिए जाना जाता है? इटावा, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि इटावा जो है यह सितार और सुरबहार के इमदाद खनी घराने के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित हैं दोस्तों किससे? लखनऊ घराने से, बनारस घराने से, आगरा घराने से और ग्वालियर घराने से। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प 20 यहाँ पर विकल्प जो है दोस्तों सी यानी कि बनारस घराने से, यानी कि गिरिजा देवी का संबंध दोस्तों बनारस घराने से है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 29 की कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर यह बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। राजन साजन मिश्र, ध्रुपद और टप्पा शैली, ताज बेगम, ठुमरी और टप्पा, बड़ी मैना कजरी और अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ताज बेगम, ठुमरी और टप्पा यह जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो राजन साजन मिश्र है वह ध्रुपद और टप्पा से इनका जो है सुमेलन सही है। यहाँ पर ताज बेगम जो दोस्तों यह जो है कवयित्री है किसकी? कृष्ण भक्ति की। तो यह जो है कृष्ण भक्ति की कवयित्री हैं। बड़ी मैना कजरी यह सुमेलित है, और अंबाजी चतुर्वेदी यह ध्रुपद से जुड़ी हुई है, तो यह भी सत्य है। तो यहाँ पर ताज बेगम जो ठुमरी टप्पा है यही जो है सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह दोस्तों विकल्प बी यानी कि इटावा से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों? इटावा से संबंधित है। कौन? प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इनायत खान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह जो है सितार बजाते हैं, वह सितार वादक है। कौन? इनायत खान। और यह कहाँ से संबंधित है दोस्तों? वह जो है इटावा से। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म जो है 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था।
ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से एक थे। इन्होंने सितार वादन की इटावा घराने की शैली को विकसित किया और इनकी मृत्यु जो है वह 1938 कोलकाता में हुई थी। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 31 देखेंगे कि प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। तो यह बताना है कि किछौछा दरगाह शरीफ कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि अम्बेडकर नगर में। किछौछा शरीफ को प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीरी अशरफी की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है और यह दरगाह राज्य के अम्बेडकर नगर जिले में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि वह कौन सी पत्रिका थी दोस्तों, वह जो है बाल बोधिनी पत्रिका थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माना जाता है और जनवरी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बाल बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था और यह पत्रिका मुख्यतः महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, अतः इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे बाल बोधिनी महिलाओं से संबंधित पत्रिका है। किससे? महिलाओं से, मुख्यतः बाल बोधिनी महिलाओं से संबंधित पत्रिका है और जिसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आइए अगला प्रश्न हम देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि जाट जो समुदाय है उसमें पारंपरिक रूप से खाप पंचायत की व्यवस्था है। भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO द्वारा किन आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि उपभोग और व्यय के आधार पर NSSO के द्वारा निर्धनता के आंकड़ों को माना जाता है। भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO द्वारा मुख्य रूप से उपभोग और व्यय के आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है, क्योंकि यह आय की अस्थिरता के बजाय जीवन यापन के वास्तविक स्तर को दर्शाता है, जिसमें कैलोरी की आवश्यकताएं और बुनियादी वस्तुओं पर खर्च शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? RSBY यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि 1 अप्रैल 2008 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वह चलाई जा रही है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 को प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन मापन करने वाले परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 36 देखेंगे कि पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, जिसमें इसे संविधान के भाग 9 में शामिल करके ग्राम स्तर पर ग्रामीण स्वशासन को संवैधानिक दर्जा और शक्तियां प्रदान की गई, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती मिली। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना SGSY अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। कब दोस्तों? अप्रैल 1999 में। याद रखेंगे आप सभी दोस्त कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना अप्रैल 1999 में शुरू किया गया था और जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक समग्र पैकेज था। तो इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, यानी कि विकल्प ही उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है दोस्तों रोगार, मोनोक्रोटोफस, एंडोसल्फान और क्लोरोपायरिफॉस। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि क्लोरोपायरिफॉस जो है वह दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान, अधिसूचना, मिनट्स, कार्यालय आदेश और प्रस्ताव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि कार्यालय आदेश जो है यह जारी किया जाता है।
प्रश्न नंबर 40 देखेंगे कि जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है और उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अनुस्वार बिंदु, रेफ, नुक्ता और चंद्र बिंदु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जो चाहे करो बस हमें तंग न करो वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में से कौन सा विराम चिन्ह आएगा? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना होता है। जैसे यहाँ पर होगा कि जो चाहे करो, तो करो के बाद दोस्तों इस तरह का जो है वह साइन प्रयोग किया जाएगा, यानी कि यह अर्ध विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। बस हमें तंग न करो, तो यह जो है यहाँ पर अर्ध विराम जो है वह योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे यहाँ पर कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? गुणवाचक, विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि मनुष्य से बना शब्द मनुष्यता जो है भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, मिठास, मानवता, मनुष्यता, परायापन इत्यादि। मैंने नौकर से खाना बनवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है दोस्तों? सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। मैंने नौकर से खाना बनवाया वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे काटना से कटवाना, करना से कराना या करवाना इत्यादि। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे कि भाववाच्य छाटिए, यानी हमको यहाँ बताना है कि इसमें भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि तोते से उड़ा नहीं गया, यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य तोते से उड़ा नहीं गया, कर्मवाच्य यहाँ पर कि दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, और कर्तृवाच्य जो है अशोक ने आइसक्रीम खाई, यह सभी उदाहरण है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है, और भाववाच्य में वाक्य में क्रिया कर्ता अथवा कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर बल्कि वाक्य के भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। तो आप याद रखेंगे कि वाच्य तीन प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए प्रश्न नंबर 45 देखेंगे कि स्रोत एवं गठन के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दोनों के आधार पर आपको बताना है कि स्रोत के आधार पर और गठन के आधार पर। तो दोस्तों स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। यहाँ पर पहले देख लेते हैं विकल्प 4 और 3। स्रोत के आधार पर 4, और 4 कौन कौन से दोस्तों? पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 हो गए। तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। गठन के आधार पर, गठन यानी बनावट के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और योग रूढ़ होता है। तो बनावट के आधार पर 3 और स्रोत के आधार पर 4। 4 कौन कौन? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। और गठन यानी बनावट के आधार पर यहाँ पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो आप जो है याद रखेंगे इन फैक्ट्स को। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे दोस्तों कि एकाक्ष व करट शब्द का पर्याय है कोयल, चील, कबूतर और कौवा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि एकाक्ष व करट जो है कौवा के पर्यायवाची है। और कौवा के अन्य पर्यायवाची काग, काक, पिशुन, वायस इत्यादि जो है वह होते हैं। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे कि प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है कामना, वांछा, अभिलाषा, इच्छा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अभिलाषा, यानी कि प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा के लिए प्रयुक्त एक शब्द जो है अभिलाषा होता है। अर्थ के आधार पर विधानार्थक वाक्य है राहुल खेलेगा, राहुल तुम खेलो, राहुल खेलता है, राहुल गाएगा या नहीं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि राहुल खेलता है। अर्थ के आधार पर यही जो है विधानार्थक वाक्य है। अर्थ के आधार पर विधानार्थक वाक्य राहुल खेलता है होगा वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी यानी कि सूचना प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है, जैसे सोनू पढ़ता है, मोहन खेलता है इत्यादि।
उत्तर प्रदेश में विवाह को किस रूप में माना जाता है? सामाजिक समझौता, कानूनी अनुबंध, धार्मिक संस्कार, आर्थिक व्यवस्था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि धार्मिक संस्कार। उत्तर प्रदेश में विवाह को एक पवित्र धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है। विवाह जो है दो आत्माओं का मिलन है जो जीवन भर के रिश्ते का आधार है। धर्म, संस्कृति और परंपरा का यह जो है एक संगम है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सर्वप्रथम प्रायोगिक शुरुआत उत्तर प्रदेश के किन जिलों में की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि इटावा और गोरखपुर में। कहाँ पर? इटावा और गोरखपुर में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रायोगिक तौर पर शुरुआत सर्वप्रथम 1948 में। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले कब? 1948 में, यानी कि देश जैसे ही आज़ाद हुआ उस समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रयोग किया गया था। और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह प्रयोग किया गया था। कहाँ पर? इटावा और गोरखपुर में। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे दोस्तों कि ग्रामीण विकास में जियो स्पेशियल तकनीक का उपयोग लेखपाल मुख्य रूप से किस काम के लिए करते हैं? पेंशन बांटने में, मोबाइल टावर लगाने में, चुनाव करने में, गांव के नक्शों के सटीक सीमांकन और आपदा प्रबंधन में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि गांव के नक्शों का सटीक सीमांकन और आपदा प्रबंधन में जियो स्पेशियल तकनीक का उपयोग लेखपाल के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटरों का विकास भारत की किस संस्था के द्वारा किया गया? दोस्तों यहाँ पर भारत लिखा है, तो यहाँ पर इसरो, IIT बॉम्बे, सीडैक और DRDO। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि सीडैक पुणे के द्वारा। 1991 में दोस्तों याद रखेंगे 1991। यहाँ पर डॉक्टर विजय भटकर के नेतृत्व में सीडैक पुणे ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000, तो यहाँ पर याद रखेंगे परम 8000 भारत का पहला स्वदेशी जो है वह सुपर कंप्यूटर है। और इस कंप्यूटर को बनाने का कारण अमेरिका द्वारा भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना करना था। तो अमेरिका हमेशा जो है अपनी दोहरी चाल चरित्र जो है वह भारत के साथ करता रहता है, परंतु भारत भी क्या करे, टेक्नोलॉजी में अमेरिका का कोई जोड़ नहीं है, इसलिए भारत जो है उसके पीछे लगा ही रहता है। तो यहाँ पर जब अमेरिका ने भारत को यह टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था तो भारत ने अपना खुद का सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया था। प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं दोस्तों कि हरिकेन प्रति घंटे में कितने किलोमीटर की गति से चलते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि सामान्यतः 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हरिकेन जो है वह चलता है। और यह एक चक्रवात होते हैं, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और अटलांटिक क्षेत्र में यह जो है बहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंरचित डेटा का उदाहरण नहीं है? सोशल मीडिया पोस्ट, सेंसर रीडिंग ईमेल और स्प्रेडशीट टेबल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि स्प्रेडशीट टेबल में असंरचित डेटा का उदाहरण यह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है संरचित यानी कि कंस्ट्रक्टेड डेटा ही रखा जाता है। बाकी सोशल मीडिया पोस्ट, सेंसर रीडिंग ईमेल यह सभी जो है असंरचित यानी कि अनकंस्ट्रक्टेड डेटा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे कि चयनित टेक्स्ट के केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए किस क्रिया का आप उपयोग करेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करने से जो टेक्स्ट का केस है वह अपर केस में बदल जाएगा, शिफ्ट प्लस F3 कुंजी का प्रयोग करने से। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे कि किस प्रकार के कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर को कंप्यूटर इंटरनेट होस्ट माना जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज़ है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि पैकेट जो है वह एक भौतिक रूप में मौजूद डेटा की इकाई है जो ईथरनेट या किसी अन्य नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट होती है तथा यह डेटा का एक छोटा टुकड़ा है जिसे नेटवर्क पर भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। कई वित्तीय संस्थानों से जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए किस अंतर संचालनीयता मानक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि ISO 20022। ISO 20022 वैश्विक वित्तीय संदेश विनिमय मानक है जिसका उपयोग सीमा पार डिजिटल भुगतान और वित्तीय संस्थाओं के बीच बेहतर संचार तथा स्विफ्ट RTGS जिसका फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के अन्य भुगतान प्रणालियों में व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। तो आप यह जो है नया प्रश्न आप इसे याद रखेंगे ISO 20022।
आईएफएससी कोड में कुल कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि आईएफएससी कोड में कुल जो है 11 अंक होते हैं, जिसमें पहले 4 अंक बैंक की पहचान करते हैं, 5वां अंक हमेशा 0 होता है और अंतिम 6 अंक बैंक शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मल्टीमीडिया का अवगुण निम्नलिखित में से क्या है? अवगुण मतलब दोस्तों इसका जो साइड इफेक्ट है यानी कि नेगेटिव पॉइंट क्या है? लागत, अनुकूलनीयता, प्रयोज्यता, सापेक्षता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि लागत। मल्टीमीडिया का उत्पादन महंगा होता है क्योंकि यह एक या एक से अधिक माध्यमों से टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स बना होता है। मल्टीमीडिया के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की आवश्यकता होती है जो अपेक्षाकृत महंगे हो सकते हैं। मल्टीमीडिया को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है जिससे इसके उपयोग की लागत बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे कि किस प्रकार का मैलवेयर स्व प्रतिकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है? ट्रोजन, स्पाईवेयर, टाइम बम और रूट किट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कि कौन जो है स्व प्रतिकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। मैलवेयर का वह प्रकार जो स्व प्रतिकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है उसे वॉर्म कहा जाता है। यह किसी अन्य प्रोग्राम की आवश्यकता के बिना खुद को कॉपी करके नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाकर फैल सकता है। तो उससे दोस्तों क्या कहा जाता है? वॉर्म कहा जाता है, WORM, उसे वॉर्म कहा जाता है। ट्रोजन क्या है? यह स्व प्रतिकृति नहीं करता बल्कि खुद को वैध प्रोग्राम के रूप में प्रस्तुत करता है। तो आप आइए इन चारों को भी देख लेते हैं कि ट्रोजन क्या है? यह स्व प्रतिकृति नहीं करता बल्कि खुद को वैध प्रोग्राम के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी कि यह होता तो फर्जी है लेकिन अपने आप को ऐसे दिखाता है कि यह जो है एक्चुअल और एक्यूरेट है। स्पाईवेयर क्या करता है? यह यूजर की जानकारी चुराता है लेकिन यह भी स्वयं को कॉपी नहीं करता है। टाइम बम क्या है? यह एक प्रकार का मैलवेयर है जो किसी विशेष घटना के समय पर सक्रिय होता है, यानी कि जब कोई आप स्पेशली कोई चीज़ खोलेंगे तब यह जो है ओपन होगा। और रूट किट यह सिस्टम को नियंत्रित करने और छुपाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न नंबर 62 हम यहाँ पर देख लेंगे कि वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में बड़े डेटा सेट को संग्रहित और संसाधित करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो साथियों करेक्ट आंसर है वह विकल्प यानी कि अपाचे हडूप। कुछ यह वर्ड आपके लिए नए हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप कर कह सकते हैं कंप्यूटर से इसी तरह के जो प्रश्न वह आपसे UPSSC के द्वारा पूछा जा रहा है। अपाचे हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में बड़े पैमाने पर डेटा को संग्रहित और संसाधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह जो HDFS यानी कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और मैप रेड्यूस जैसे घटकों पर आधारित होता है जो बड़े डेटा सेट को वितरित और समानांतर रूप से संसाधित करने में सक्षम होता है। कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो साथियों राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर डेटा को दर्शाने और संसाधित करने के लिए बाइनरी संख्या प्रणाली यानी 0 और 1 का उपयोग करते हैं। वे गणना और लॉजिकल ऑपरेशन का प्रयोग करके समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर निरंतर डेटा को मापने और प्रक्रिया करने के उपकरण जाने जाते हैं और वे वोल्टेज या अन्य निरंतर मानों का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्लैश ड्राइव, रोम या EPROM पर संग्रहित एक ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर है और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पहचाना जा सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और फर्मवेयर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि फर्मवेयर। फर्मवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्राम होता है जो फ्लैश ड्राइव, रोम या EPROM में इनबिल्ट होता है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा पहचाना जाता है। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे दोस्तों कि FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखेंगे FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्राथमिक कार्य क्या होता है? वेबसाइट ब्राउज करना, ईमेल भेजना, कंप्यूटरों के बीच फाइलें ट्रांसफ़र करना, वीडियो स्ट्रीमिंग करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि कंप्यूटर के बीच फाइलें ट्रांसफ़र करना FTP प्रोटोकॉल का अर्थ होता है। यीस्ट का उपयोग ब्रेड बनाने में क्यों किया जाता है दोस्तों? तो आप इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि यीस्ट का उपयोग ब्रेड बनाने में इसलिए किया जाता है कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो जाए। यीस्ट का उपयोग ब्रेड को फुलाने, नरम, स्पंजी और हवादार बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह आटे में मौजूद शर्करा को पाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करता है जिससे आटे में बुलबुले बनते हैं और इसका आयतन बढ़ता है। बौद्धिक संपदा के संदर्भ में फेयर यूज सिद्धांत का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि शिक्षा या समीक्षा के लिए सीमित उपयोग। बौद्धिक संपदा के संदर्भ में फेयर यूज सिद्धांत के तहत किसी भी संरक्षित सामग्री का उपयोग शिक्षण, समाचार या आलोचना के लिए बिना अनुमति के किया जा सकता है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस प्रकार की संस्था है दोस्तों? संवैधानिक, वैधानिक, न्यायिक और स्वायत्त। तो इस प्रश्न का जो संयुक्त करेक्ट आंसर हुआ विकल्प बी यानी कि वैधानिक। और एनडीए में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है और जिसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी और यह देश में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां एवं दिशा निर्देश बनाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो है वह एक वैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन भूकंपीय आपदा से निपटने के लिए सही तरीके हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करना, भूकंप संभावित क्षेत्रों की सुभेद्यता और मानचित्र तैयार करना और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवनों की डिजाइन में सुधार करना, यह सभी तरीके जो है वह भूकंपीय आपदा से निपटने के लिए सही तरीके हैं। यूपीआई का वैश्विक अपनाया जाना किस अवधारणा का उदाहरण है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि यह जो है रिवर्स इनोवेशन अवधारणा का उदाहरण है। और स्थानीय जरूरतों के लिए विकसित और सस्ती तकनीक का वैश्विक स्तर पर अपनाया जाना रिवर्स इनोवेशन कहलाता है दोस्तों। तो आए यह जो एक नया टर्म है, आप याद रखेंगे कि रिवर्स इनोवेशन यानी कि जो चीज़ें स्थानीय ज़रूरतों के लिए विकसित की गई थी और सस्ती तकनीक का उसका वैश्विक स्तर पर अपनाया जाना रिवर्स इनोवेशन कहलाता है। और नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास में सबसे बड़ी चुनौती क्या है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि साइबर सुरक्षा के खतरे। और डिजिटलीकरण के साथ डेटा चोरी, हैकिंग और साइबर हमले जैसी समस्याएं बढ़ती हैं जो बड़ी चुनौती होती हैं। ज्वारीय ऊर्जा किस बल के कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ज्वार भाटा मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होते हैं क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के करीब है, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचता है। बायोटेक्नोलॉजी का सैन्य उपयोग क्या है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि संभावित जैविक हथियार बनाने में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी चोटी स्थित है? कांगटो। कांगटो पर्वत अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई लगभग 7042 से 7090 मीटर है और इस पर्वत श्रृंखला के ग्लेशियर से कमेंग नदी की सहायक नदी पाचुक नदी निकलती है। तो हम यह कह सकते हैं कि कांगटो चोटी जो है वह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? एल नीनो, तिब्बती पठार, जेट स्ट्रीम और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी जो है वह भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। एल नीनो क्या होता है दोस्तों? यह मानसून को कमजोर या अनियमित कर सकता है। तिब्बत का पठार यह तापीय प्रभाव से मानसून की तीव्रता को प्रभावित करता है और जेट स्ट्रीम यह मानसून के आगमन व वापसी में भूमिका निभाता है। एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि सहकारी खेती, यानी कि जिसको कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा जाता है। सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मोहनलाल विश्वनाथन नायर को जो है प्रदान किया गया। 23 सितंबर 2025 को मलयालम अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथन नायर को 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया और यह 54वां पुरस्कार जो है वह मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे दोस्तों कि 9 सितंबर 2025 को विश्व बैंक ने किन राज्यों के लिए तटीय लचीलापन और सुदृढ़ीकरण यानी कि शोर परियोजना की मंजूरी प्रदान की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि कर्नाटक व तमिलनाडु के लिए शोर परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 सितंबर 2025 को तमिलनाडु और कर्नाटक में 1 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन करके भारत में तटीय रोजगार यानी कि SHORE शोर परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि फ्रेडरिक मर्ज को। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि मिजोरम को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। किसे? मिजोरम को।
प्रश्न नंबर 81 देखेंगे कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की थीम क्या है थी दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जो है वह 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून 2025 को मनाया गया उसकी थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ था। अब प्रश्न नंबर 82 देखेंगे कि कुल योजना परिव्यय का प्रतिशत के रूप में कृषि और सिंचाई में योजना आवंटन यानी कि प्लान एलोकेशन किस पंचवर्षीय योजना में उच्चतम था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजना आवंटन कृषि और सिंचाई में योजना आवंटन जो है वह प्रतिशत के रूप में उच्चतम था, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में कृषि सिंचाई बिजली मूल्य स्थिरीकरण के साथ साथ शरणार्थियों के पुनर्वासन को प्राथमिकता दी गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय 2069 करोड़ रुपये प्रस्तावित था। इस परियोजना काल में कृषि सामुदायिक विकास हेतु कुल परिव्यय का 17.5%, सिंचाई हेतु 8.1%, बहुउद्देशीय सिंचाई एवं विद्युत परियोजना हेतु 12.9% तथा ऊर्जा हेतु 6.1% वित्त पोषण का प्रस्ताव किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज बजट के एक भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि राजस्व विधेयक जो है वह पेश नहीं किया जाता है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि 1862 में। भारत में कागजी मुद्रा पहली बार ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1861 के कागजी मुद्रा अधिनियम के तहत आधिकारिक तौर पर शुरू की गई थी। हालांकि इससे पहले 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जैसे निजी बैंक ने कागजी नोट जारी किए थे, लेकिन आधिकारिक रूप से 1861 में अधिनियम के द्वारा 1862 में शुरू हुआ था। भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति की गई थी। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि सिंदरी में। कहाँ पर? सिंदरी में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी झारखंड में लगाया गया, जो 1951 में स्थापित किया गया। यह भारत के पहले और एशिया के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक कारखाने में से एक था, जिसने देश के कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वच्छ जल और स्वच्छता किस एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल गोल से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि यह जो है एसडीजी 6 के अंतर्गत आता है, यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता एसडीजी 6 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत किसको अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। इसका अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड अधिकारियों और अन्य लोगों के लिए प्रमाण के रूप में मान्य होते हैं। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी 5वीं पीढ़ी का। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 में किस लक्ष्य को प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है उत्तर प्रदेश को। इसी का जो है वह मेन रूप से फोकस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का दीर्घकालीन लक्ष्य राज्य को 2025 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो है डीआई के प्रश्नों को देखेंगे, जो 91 से 100 तक डीआई के प्रश्न हैं उनको आइए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पाई चार्ट है दोस्तों, और यहाँ पर आप देखेंगे खर्च को दर्शाता है, सबके लिए दिया है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा कोऑपरेट आप करेंगे, साथ में मैथ के प्रश्न है, जगह कम होती है, वाइट बोर्ड नहीं है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। और मैं यह प्रैक्टिस सेट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। एग्जाम फर्स्ट 1 सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा, या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाकर आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि पहला प्रश्न नंबर 91 दोस्तों कि कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। तो कार्यक्रम में कितना खर्च है दोस्तों? 35 और अनुसंधान में 65। तो अब यह पूछ रहा है कि यह इससे कितना % ज़्यादा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 35 से 65 कितना ज़्यादा है। तो 65 माइनस 35 दोस्तों 30, और किससे 35 से कितना ज़्यादा है, और इंटू 100 हम कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमको निकल कर आ जाएगा लगभग 86%।
तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प सी यानी कि 86%। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया? छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया? तो आइए देखते हैं इसको हम फिगर से एक बार फिर से। छात्रावास को हम यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। छात्रावास कहाँ पर है दोस्तों? छात्रावास जो है 46। और कुल कितना होता है दोस्तों? टोटल एक जो गोला होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो 46 कितने का? 360 का। और इसको परसेंट हम बना लेंगे, तो ये परसेंट बनाएंगे। 46 360 का कितना परसेंट होगा, इसे कट करेंगे दोस्तों, तो यह जो है 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12.78%। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प ए यानी कि 12.78%। अब यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1800 जितना भी होगा, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है? तो दोस्तों यहाँ पर कुल की बात हो रही है, तो कुल मतलब 360 डिग्री किसके बराबर है? 18000 के। तो एक हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आधारभूत पर निकालना है दोस्तों, तो आधारभूत संरचना पर देखिए कितना दिया है यहाँ पर। आधारभूत और अंतर बताना है, आधारभूत और संरचना और छात्रावास। तो आधारभूत पर दोस्तों कितना हो गया? 50 और छात्रावास पर कितना हो गया? 46। तो अंतर कितना बचा? 4। तो हमने एक निकाल लिया है दोस्तों। तो जब एक हमने निकाल लिया है तो यहाँ पर उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक हमारा 20 एक जो है वो एक कितना है वो 1800/360 और हमको 4 निकाला है, तो गुणे 4। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो विकल्प बी यानी कि ये 5 टाइम्स 0। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितना प्रतिशत कम खर्च किया गया है? तो दोस्तों खेल और शिक्षा पर हमको बताना है, ठीक है। खेल और शिक्षा, तो खेल 52 और शिक्षा 80, तो कितना प्रतिशत कम खर्च किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर ये तो आसान है, 80 - 52 कितने से? 80 में से। तो यह जो है दोस्तों लगभग 35% आएगा। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर खर्च की गई कुल राशि, तो सिंपल दोस्तों 360 किसके बराबर है? 1.8 करोड़ के। तो हमने एक निकाल लेंगे और पूछ क्या रहा है कि शिक्षा और अनुसंधान दोनों पर, तो शिक्षा और अनुसंधान को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 145 आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए होगा यानी कि 72 50 000। अब 96 से 100 के लिए DI देखते हैं। तो यह भी DI काफ़ी आसान है दोस्तों। यहाँ पर दो कंपनियों के बारे में दिया गया और ईयर के बारे में दिया गया है। तो वर्ष 2010 से 2015 तक कंपनी की औसत बिक्री, तो 2010 से 2015 कंपनी ये यानी कि जो ब्लैक वाले हैं, नई कंपनी जो है जो वाइट वाले हैं, तो इनको आप ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा? 150 आएगा, फिर 120, 150, 120, फिर उसके बाद 360, 400, 450, 400 और कितने ईयर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो एवरेज दोस्तों कितना आएगा यहाँ पर? विकल्प डी यानी कि 313.33 करोड़। कितने वर्षों के लिए कंपनी का बिक्री से अधिक है? तो यह तो है, आप सिंपल एक देख लें कि किसमें जो है ए की बिक्री बी की बिक्री से अधिक है। तो 2010 में है, 11 में तो नहीं है, 12 में भी नहीं है, 13 में बराबर है, 2014 में भी है और 2015 में कम है, तो 2 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प बी यानी कि 2 साल कंपनी ए की बिक्री बी की बिक्री से अधिक है। 2011 से वर्ष 2012 तक कंपनी बी की बिक्री में परिवर्तन प्रतिशत क्या है दोस्तों? 11 से 12 में कंपनी बी में, तो कंपनी बी में क्या हुआ? बी जो है ब्लैक वाला है, तो 150 से 375 हो गई है। कितना? तो कितना परिवर्तन हुआ है दोस्तों? 150 से 375। तो परिवर्तन परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसको घटा लेंगे, 225/150 गुणे 100। तो परिवर्तन परसेंटेज जो है दोस्तों वह 150% आएगा यानी कि विकल्प सी। अब दोस्तों 2012 में कंपनी ए की बिक्री तथा वर्ष 2015 में कंपनी बी की बिक्री के मध्य क्या अंतर है? तो यहाँ पर हम देख लेंगे 2012 में कंपनी ए की बिक्री, तो दोस्तों 2012 में कंपनी की बिक्री जो है वो 360 करोड़ है, आप देखेंगे ऊपर से, और 2015 में कंपनी बी की बिक्री जो है 500।
तो अंतर बताना है दोस्तों, तो सिंपल जो है कितने का है, 140 करोड़ का। और वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक कंपनी बी की औसत बिक्री करोड़ों में क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हमने ए का जोड़ा था उसी तरह हम बी का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 100, 150, 375, 400, 350 और 500 सबको लिखकर 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा किसके लिए, कंपनी बी के लिए। तो यह जो है विकल्प डी यानी कि 312.5 करोड़ जो है यह औसत होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरा प्रैक्टिस सेट 6 का यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट 6 के सभी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हमने देखा। दोस्तों थोड़ा सा टाइम तो लगता है, परंतु मैं सभी प्रश्नों को कोशिश करता हूं कि उनके रेफरेंसेज भी आपको दे दूं। तो आप सभी साथियों को यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगता है आप ज़रूर जो है कमेंट में लिख करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। और दोस्तों आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों आप इसी तरह का उम्दा कंटेंट पाने के लिए आप चैनल को शेयर कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।